नमस्कार दोस्तों। भारत की आज़ादी की लड़ाई में यूं तो तमाम क्रांतिकारियों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तकों में केवल कुछ ही क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा मिलती है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे, एक गुमनाम क्रांतिकारी जिनका जिक्र हमारी पाठ्य पुस्तकों में अक्सर नहीं मिलता है। वे थे जतिंदा यानी यतीन्द्रनाथ दास, जिनका जन्म कलकत्ता में सन 1904 में हुआ था और आज ही के दिन यानी 13 सितंबर 1929 को लाहौर में जिनकी शहादत हुई। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की स्कूली बच्चों को आज़ादी की लड़ाई से रूबरू करवाने की, उस संग्राम की तमाम घटनाओं से, तथ्यों से रूबरू करवाने की मुहिम के तहत आज मैं आपको जतिंदा के बारे में ही बताऊंगा। जतिंदा के बारे में बताने के लिए मैं उनके क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा की किताब संस्मृतियां का सहारा ले रहा हूं। इसमें तमाम संस्मरण हैं उस दौर के तमाम क्रांतिकारी साथियों के बारे में। जतिंदा के बारे में बताते हुए शिव वर्मा लिखते हैं, यतीन्द्रनाथ दास से मेरा पहला परिचय 1929 के आरंभ में दल के आगरा स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुआ था। उस समय तक हम लोगों ने अपनी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रिवॉल्वर और पिस्तौल जुटा लिए थे, लेकिन बमों की समस्या हल नहीं हो पाई थी। इसके लिए उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन कर दिल्ली लाल किला स्थित अस्त्र शस्त्र संग्रहालय में खुले हथगोले की रूपरेखा देख आया था। सुखदेव ने लोहे के खोल ढलवाने की व्यवस्था भी कर ली थी, लेकिन विस्फोटक की समस्या हल नहीं हो पाई थी। फौजी हथगोलों में TNT नामक विस्फोटक का प्रयोग होता है और उसका बनाना हमारे बस से बाहर की बात थी। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर बम बनाने का काम किसी जानकार की सहायता और उससे शिक्षा लेकर ही हो सकता था। इस संबंध में जुलाई या अगस्त 1928 में एक बार मैं कलकत्ता जाकर असफल प्रयास भी कराया था। दिसंबर 1928 में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर भगत सिंह कलकत्ता गए। यतीन्द्रनाथ दास तथा बंगाल के कुछ अन्य क्रांतिकारी कुछ ही समय पूर्व जेलों से मुक्त होकर आए थे। भगत सिंह उनसे मिले। क्रांतिकारी आंदोलन में आने से पूर्व यतीन्द्रनाथ दास 1920-21 के असहयोग आंदोलन में काम कर चुके थे और कई बार जेल भी जा चुके थे। पहली बार उन्हें केवल 4 दिन जेल में रखकर छोड़ दिया गया था। कुछ दिन बाद 1921 में फिर पकड़े गए। इस बार उन्हें 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। छूटने पर फिर कानून तोड़ा, फिर पकड़े गए और 3 महीने की सजा काटी। आंदोलन स्थगित हो जाने पर वे पुनः कॉलेज में भर्ती हो गए और क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य बनकर नौजवानों में काम करने लगे। ये 1924 की बात है। तभी काकोरी ट्रेन डकैती हुई और उस संबंध में अन्य क्रांतिकारियों के साथ 7 नवंबर 1926 को यतीन्द्रनाथ दास भी पकड़ लिए गए। शिनाख्त न हो सकने पर जब सरकार ने देखा कि उन पर केस चलाना संभव नहीं हो सकेगा, तो उन्हें बंगाल ऑर्डिनेंस के अंतर्गत बंगाल में ही नज़रबंद कर दिया गया था। भगत सिंह के कलकत्ता पहुंचने से कुछ दिन पूर्व दास इसी नज़रबंदी से मुक्त हुए थे। जिस समय यतीन्द्रनाथ दास असहयोग आंदोलन में काम कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शचीन्द्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। इसके कुछ दिन बाद ही शचिंदा कलकत्ते गए और विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के नेताओं की एक बैठक दक्षिण कलकत्ता नेशनल स्कूल के भवन में आयोजित की। बैठक में शचीन्द्रनाथ सान्याल का ये प्रस्ताव कि विभिन्न दलों और संगठनों को मिलाकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक नई अखिल भारतीय संस्था गठित की जाए, स्वीकार कर लिया। शचिंदा ने एसोसिएशन के कार्यक्रम तथा उसके अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए एक दस्तावेज भी पहले ही तैयार कर लिया था और उसी के अनुरूप दल के नियमों आदि की भी रूपरेखा बना ली थी। बैठक ने सर्वसम्मति से दोनों दस्तावेज भी स्वीकार कर लिए। आगे चलकर ये दोनों दस्तावेज द रिवॉल्यूशनरी तथा येलो लीफलेट यानी पीला पर्चा के नाम से विख्यात हुए। नियमों आदि वाला पर्चा चूंकि पीले कागज पर छपा था, इसलिए उस पर्चे का नाम पीला पर्चा पड़ गया था। सरकारी दस्तावेजों में भी इस पर्चे का जिक्र येलो लीफलेट के नाम से ही किया गया है। द रिवॉल्यूशनरी तथा पीला पर्चा छपवाने की व्यवस्था यतीन्द्रनाथ दास ने ही की थी। द रिवॉल्यूशनरी का वितरण सारे भारतवर्ष में एक ही दिन, एक ही समय पर किया गया था। बंगाल में यह काम यतीन्द्रनाथ दास ने अपने साथी परितोष बनर्जी, विश्वनाथ मुखर्जी आदि की सहायता से बड़ी कुशलता के साथ संपन्न किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए यतीन्द्रनाथ दास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम था, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान था
धन की और अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करना। पहले उन्होंने कुछ यूरोपियन फर्मों में छोटी मोटी डकैतियों द्वारा पार्टी के लिए पर्याप्त धन एकत्रित किया। फिर उसी रुपए से 6 माउजर पिस्तौल खरीदे। इनमें से 2 बनारस केंद्र को और 4 पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पास भेजे गए थे। यतीन्द्रनाथ दास ने छोटे रिवॉल्वर तथा पिस्तौल आदि जमा करने में भी काफी सफलता प्राप्त की थी। इस काम में कलकत्ते के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता कॉमरेड कुतुबुद्दीन ने उनकी बहुत सहायता की थी। उन्होंने कई जहाजी कर्मचारियों को विदेशों से हथियार लाने के लिए राजी कर लिया था। हथियार जमा करने का यह काम यतीन्द्रनाथ दास तथा बनारस के कालीपद मुखर्जी के जिम्मे था। धन एकत्रित करने के लिए यतीन्द्रनाथ दास ने जो एक्शन किए उनमें इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी के कैश की डकैती विशेष उल्लेखनीय है। केवड़ा तल्ला से टालीगंज रोड पकड़कर दक्षिण की ओर कुछ दूर जाने पर इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी का पेट्रोल स्टेशन है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन का कैश लेकर सोमवार के दिन प्रातः 11 बजे कंपनी का दरबान बैंक में जमा करने जाएगा। यह सूचना पेट्रोल स्टेशन के क्लर्क फनीनाथ ने दी थी। ये फनीनाथ भी विप्लवी दल के दीक्षा प्राप्त एक सदस्य थे। रास्ते पर आने जाने वालों की काफी भीड़ थी। दरबान एक थैले में रुपए लेकर चला। साथ में एक और दरबान था। उसके हाथ में पके बांस की एक लाठी थी। उस मार्ग पर भय का कोई कारण नहीं था। 2 कम उम्र के लड़के कुछ दूर पर साइकिल लिए खड़े थे। दोनों ने पायजामा कुर्ता पहन रखा था, सरों पर रुमाल बंधा था और होंठ पान से लाल थे। उन्होंने साइकिलें एक तरफ खड़ी कर दी और बीड़ी सुलगाने लगे। ठीक उसी समय लाठी ठक ठक करते दोनों दरबान सामने आते दिखाई दिए। हाथ की बीड़ियां फेंककर दोनों लड़के आगे बढ़े। सोचने या संभलने का अवसर देने से पूर्व ही एक ने यानी कि यतीन दास ने एक एक मुट्ठी पिसी हुई लाल मिर्च दोनों की आंखों में झोंक दी। दोनों दरबान खड़े होकर आंखें मलने लगे। तभी अवसर पाकर यतीन ने कैश वाला थैला छीन लिया और साइकिलें उठाकर दोनों 9-2-11 हो गए। भागते भागते यतीन के साथी प्रेम रंजन ने पिस्तौल से 2 हवाई फायर किए। भीड़ इधर उधर हो गई। दोनों लड़के इस गली से उस गली होकर अंतर्ध्यान हो गए। यूरोपियन एसोसिएशन लेन में पहुंचकर उन्होंने कपड़े बदले, एक साथी के यहाँ हथियार जमा किए, कॉलेज स्ट्रीट की एक दुकान पर कैश जमा किया और कॉलेज जाकर दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में बैठ गए। यतीन्द्रनाथ दास बम बनाने के भी विशेषज्ञ थे। उन्होंने आगरा आकर कुछ साथियों को बम बनाने की शिक्षा देने का भगत सिंह का अनुरोध स्वीकार कर लिया। आगरे में बम बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए अलग से हींग की मंडी में एक मकान लेकर वहां रसायन आदि पहले से ही जमा कर लिए गए थे। लोहे के खोल भगत सिंह कलकत्ते से साथ लेता आया था। निश्चित तिथि पर दास भी आगरा आ गए। दास ने 3-4 दिन अथक परिश्रम कर हम लोगों को बम बनाने की शिक्षा दी। उन्होंने बम के खोल का गठन, विस्फोटक तैयार करने की विधि, भरने का तरीका, मरकरी फिलामेंट की टोपियां और पलीते के लिए गन कॉटन बनाने की विधि आदि सभी बातों पर प्रकाश डाला और बनाकर भी दिखलाया। भगत सिंह, आज़ाद, सदाशिवराव और फणींद्र ने झांसी से 20 मील दूर जाकर एक बम का परीक्षण किया। दास ने काफ़ी मसाला तैयार किया था। परीक्षण की सफलता का समाचार पाकर उन्होंने 2 बम और भरे और फिर बंगाल चले गए। दास गंभीर, शांत, अल्प किंतु मृदुभाषी स्वभाव के व्यक्ति थे। यद्यपि वे बहुत ही कम बोलते थे, फिर भी उनके व्यवहार में एक ऐसा आकर्षण था जिसके कारण थोड़े ही समय में प्रायः सभी साथियों में वे ऐसे घुल मिल गए मानो सबसे उनका बहुत पुराना परिचय रहा हो। दल के उद्देश्य, समाजवाद का ध्येय, संगठन के नए प्रस्ताव, एक्शंस की नई नीति आदि प्रायः सभी बातों पर वे हम लोगों से पूर्णतया सहमत थे। आगरा के बाद यतीन्द्रनाथ दास से दूसरी बार मेरी मुलाकात जेल में हुई, जब लाहौर षड्यंत्र केस के सिलसिले में अन्य साथियों के साथ वे भी बोस्टल जेल में लाकर बंद किए गए थे। वो दास की 5वीं गिरफ्तारी थी। इससे पहले की 4 गिरफ्तारियों के दौरान बंगाल की कई जेलों में उन्हें रखा गया था और तरह तरह से उन्हें यंत्रणाएं दी गई थीं। जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में एक बार उन्होंने 23 दिन का अनशन भी किया, जिसके फलस्वरूप जेल सुपरिटेंडेंट को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद दास को बंगाल से हटाकर पंजाब की मियांवाली जेल भेज दिया गया था। इस प्रकार हमारे केस में पकड़े जाने से पूर्व ही दास को जेल और अनशन दोनों का अनुभव हो चुका था। 10 जुलाई 1929 को जब पहल हम लोग अदालत में एक साथ मिले तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की भूख हड़ताल को 1 महीने से ऊपर हो चुका था, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। कुछ साथियों ने प्रस्ताव किया कि बाकी लोग भी तुरंत भूख हड़ताल का ऐलान कर दें। भगत सिंह और दास तत्काल भूख हड़ताल का ऐलान करने के पक्ष में नहीं थे।
वे लोग भूख हड़ताल को एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ना चाहते थे और इसलिए लड़ाई की ओर कोई भी कदम उठाने से पहले वे आपस की बातचीत द्वारा उसके हर पहलू को अच्छी तरह तौल लेने के पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त मांग पत्र के रूप में एक अच्छे राजनीतिक दस्तावेज द्वारा भूख हड़ताल के उद्देश्य को जनता तक तथा सरकार तक पहुंचाना भी आवश्यक था। इस बातचीत तथा मांग पत्र तैयार करने में 3 दिन बीत गए और 13 तारीख से भगत सिंह और दत्त की मांगों के समर्थन में 2-4 को छोड़कर बाकी सभी साथियों ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। हम लोगों में से यतीन्द्रनाथ दास को छोड़कर और किसी को भी अनशन का कोई अनुभव नहीं था। दास ने किसी भी साथी द्वारा भावावेश में अनशन की घोषणा कर देने का विरोध किया। उन्होंने कहा, इस हड़ताल का ऐलान कर हम लोग एक ऐसे लंबे संघर्ष में उतर रहे हैं जो एक मायने में रिवॉल्वर या पिस्तौल की लड़ाई से कहीं कठिन है। अनशन द्वारा तिल तिल कर अपने आप को खपा कर इंच इंच मौत की ओर सरकने की अपेक्षा पुलिस की गोली का शिकार होकर या फांसी पर झूलकर मर जाना आसान है और एक बार अनशन के मैदान में उतरकर पीछे हटना क्रांतिकारियों की प्रतिष्ठा को नीचे गिराना होगा। ऐसी स्थिति में संघर्ष में कूदकर पीछे हटने की अपेक्षा आरंभ से ही उसमें न शरीक होना कहीं बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक उनका सवाल है, वे एक बार अनशन आरंभ हो जाने पर उस समय तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारे मांग पत्र को स्वीकार नहीं कर लेती। दूसरे साथियों को उन्होंने सलाह दी कि वे एक दिन का समय लेकर अपने आप को अच्छी तरह तौल लें और यदि किसी को अंत तक चल पाने में अपने ऊपर पूरा भरोसा ना हो तो वो किसी भी हालत में अनशन आरंभ न करे। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो साथी अनशन में भाग नहीं लेंगे वे हमारे वैसे ही सम्मानित क्रांतिकारी साथी रहेंगे जैसे दूसरे लोग। पूर्व निर्णय के अनुसार 13 जुलाई से हमारा ऐतिहासिक अनशन आरंभ हुआ। हमारा फैसला था कि अनशन के बीच बीमार पड़ने पर भी हम मुंह से किसी प्रकार की दवाइयां आदि नहीं लेंगे और शक्ति रहते अधिकारियों को बलपूर्वक दूध भी नहीं पिलाने देंगे। आरंभ में 10 दिन तक प्रायः सभी साथी चलते फिरते रहे और इस आशा से कि शायद कुछ लोग कमजोरी का शिकार होकर पीछे हट जाएं, सरकार ने हमारी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जेल अधिकारी हमें डिगाने के उद्देश्य से अच्छा सुगंधित खाना बनवाकर हमारी कोठरियों में सजा कर रखवाते। जैसे ही अधिकारीगण खाना, फल, दूध आदि रखकर पीठ फेरते, वैसे ही अधिकांश साथी या तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते या उसी समय उसे गंदा कर देते। यतीन्द्रनाथ दास ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस बारे में अपने ऊपर पूरा विश्वास था और उन्होंने न तो कभी खाने को फेंका और न ही इसे गंदा किया। उनकी कोठरी से अधिकारी रोज गिनकर अपनी रोटियां, फल आदि उठा ले जाते थे। 10 दिन बाद कुछ लोगों की हालतें खराब होते देख सरकार द्वारा नियुक्त कई डॉक्टरों के दल ने आकर हमारा चार्ज ले लिया और 11वें दिन से बलपूर्वक दूध पिलाने का नाटक आरंभ हो गया। 8-10 चुने हुए तगड़े जवान आकर हम में से किसी एक को घेरते, वे पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करते। साथी विरोध करता, शक्ति रहते उनसे लड़ता। एक बनाम 8-10 की कुछ देर की कुश्ती में जब वो साथी काबू में आ जाता तो वे लोग उसे दबा कर बैठ जाते। फिर डॉक्टर एक लंबी रबड़ की नली नाक के रास्ते से पेट में घुसेड़ने की कोशिश करता। भूख हड़ताल खांस कर, हपकी लेकर नली को पेट में जाने से रोकता। इस कसरत में कभी कभी नली मुंह में आ जाती तो अनशनकर्ता उसे दांतों से दबाकर पड़ जाता। उसके बाद सब्र की परीक्षा आरंभ होती। अपनी बेबसी में कभी कभी डॉक्टर धैर्य खो बैठता और नाराज होकर भुनभुनाता हुआ उसे छोड़कर दूसरे की कोठरी की ओर अपने दलबल के साथ चल देता। डॉक्टर हारता और उस साथी की विजय होती। यतीन्द्रनाथ दास को उस कसरत का पहले का अनुभव था, अस्तु पहले ही दिन डॉक्टर को उनके सामने पराजित होना पड़ा। जिस डॉक्टर का उनसे पाला पड़ा था वो लाहौर के किसी पागल खाने का इंचार्ज था और जबरदस्ती दूध पिलाने की कला का विशेषज्ञ कहकर लाया गया था। पागलों के साथ रहते रहते उसका अपना स्वभाव भी बहुत कुछ पागलों जैसा ही हो गया था। पागलों का संसर्ग और विशेषज्ञ होने का अहम, इन दोनों ने मिलकर उसे क्रोधी भी बना दिया था। दास के हाथों पहले ही दिन की हार से वो बेहद चिढ़ गया और वहीं खड़े होकर सबके सामने दास को चुनौती देते हुए उसने कहा, कल देखूंगा आप कैसे मेरे काम में बाधा डालते हैं। उत्तर में दास ने मुस्कुरा भर दिया और वो लंबे कदम बढ़ाता दूसरे साथी की ओर चला गया। तीसरे दिन अर्थात 26 जुलाई 1929 को अन्य साथियों से फुर्सत पाने के बाद उसने दास को सबसे अंत में पकड़ा। वो उनसे फुर्सत में निपटना चाहता था।
कुश्ती और धरपकड़ का पहला अध्याय जब समाप्त हो गया और जवानों ने दास को पूरी तरह काबू कर लिया तो उसने नाक से नली डाली, जिससे दास ने मुंह से निकालकर दांतों से दबा लिया। डॉक्टर ने दूसरी नली उनकी दूसरी नाक में डालनी आरंभ की। दास का दम घुटने लगा, फिर भी मुंह खोले बगैर वे दूसरी नली को भी पेट में जाने से रोकने का प्रयास करते रहे। दूसरी नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में चली गई। डॉक्टर जल्दी में था, वो अपनी विजय को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। दम घुटने के कारण दास की आंखें उलट चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे की ओर देखे बिना ही डॉक्टर ने लगभग 1 सेर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया और अपने विजयोल्लास में उन्हें छटपटाता छोड़कर चला गया। यह घटना अस्पताल में हुई थी। उस समय दास के अतिरिक्त लगभग आधा दर्जन और साथी भी अस्पताल पहुंच चुके थे और वे सब एक ही बैरक में बंद थे। दास को छटपटाते देख वो सब उनके पास पहुंच गए। दास के शरीर का तापक्रम तेजी से बढ़ रहा था। उन्हें रह रहकर जोर की खांसी आ रही थी और वे सांस लेने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। उनकी ये हालत देखकर अन्य साथियों ने शोर मचाना आरंभ किया। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टरों का दल वापस आया। दास को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने उन्हें जमीन से उठाकर चारपाई पर डाला और जब उनके मुंह में दवाई डालने लगे तो अर्धमूर्छित अवस्था में भी दास में न जाने कहाँ की चेतना जाग उठी और उन्होंने कसकर मुंह बंद करते हुए अंग्रेजी में कहा, नहीं। हम लोगों में से जब कुछ साथियों ने दवा खाने का अनुरोध किया तो उस यंत्रणा के बीच भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वे समझ गए कि साथियों के संकल्प पर ममता की विजय हुई है और उन्होंने हंसकर हमारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अंत तक न तो इंजेक्शन ही लिया और न ही कोई दवा खाई। उनकी उस स्थिति में अब बल प्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं था। अस्तु डॉक्टरों को बाहरी उपचार पर ही संतोष करना पड़ा, सीने पर लेप, तेल की मालिश वगैरह। दास को निमोनिया घोषित कर वे चले गए। उक्त घटना के लगभग 2-3 घंटे बाद उनकी खांसी का क्रम कुछ ढीला पड़ा और कुछ स्वस्थ होने पर उन्होंने आंखें खोल दी। हम सबको अपने चारों ओर देखकर एक बार फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बड़ी धीमी आवाज में जितेंद्रनाथ सान्याल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अब मैं उनकी पकड़ में नहीं आ सकूंगा। उस दिन से तिल तिल कर मौत की ओर सरकने का उनका क्रम आरंभ हुआ। शहादत की ओर ले जाने वाले हर क्षण के साथ उनके शांत और सौम्य चेहरे पर दृढ़ संकल्प की लकीरें गहरी होती गईं। कुछ ही दिनों में उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में विष फैल गया और आंखें मुदी मुदी सी रहने लगीं। डॉक्टरों ने एनीमा देना चाहा, किंतु दास उसके लिए भी राजी नहीं थे। कांग्रेस के नेताओं और डिफेंस कमेटी के सदस्यों का अनुरोध भी कुछ काम नहीं आया। किसी ने सरकार को सुझाया कि शायद वे भगत सिंह की बात मान लें। इस पर केंद्रीय कारागार से भगत सिंह को लाया गया। उसके एक बार अनुरोध करते ही दास ने एनीमा की स्वीकृति दे दी। इस पर जेल के एक उच्च अधिकारी ने दास से पूछा कि इसी बात के लिए आपने सबका अनुरोध ठुकरा दिया था, तो फिर भगत सिंह के कहने पर आप कैसे मान गए? उत्तर में उन्होंने कहा, श्रीमान जी, आप नहीं जानते भगत सिंह कितना बहादुर आदमी है। मैं उसकी बात कभी नहीं टाल सकता हूं। इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर भगत सिंह ने उनसे दवा पीने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, देखो भगत सिंह, मैं जानता हूं कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटना चाहिए, पर मैं तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकता। खैर, अब आगे मुझसे कुछ मत मांगना। उनकी हालत खराब होते देख पहले तो सरकार ने उन्हें मेयो अस्पताल में ले जाना चाहा, लेकिन दास द्वारा अस्पताल जाने से इनकार कर देने पर उसने उन्हें जमानत पर रिहा करने का निश्चय कर लिया। जमानतदार के रूप में उसे बाहर कोई फर्जी सेठ मिल गया था। अचानक अपनी रिहाई का समाचार सुनकर उन्होंने हम सबको अपने चारों ओर जमा कर लिया। बोले, ये सब चाल है। सरकार जानती है कि मैं बचूंगा नहीं। वो मेरी मृत्यु का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेना नहीं चाहती। वो मुझे जेल के फाटक के बाहर निकालकर मुझे से मुक्ति पाना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह कहकर उन्होंने हम लोगों की ओर देखा। बोले, मैं यहीं तुम लोगों के बीच रहकर लड़ते लड़ते मरना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि शक्ति रहते तुम लोग मेरे यहां से हटाए जाने का विरोध करो। उस समय हमारे अनशन को 1.5 महीने से अधिक हो चुका था और 2-1 को छोड़कर प्रायः सभी साथी कमजोर हो जाने के कारण अस्पताल में ही थे। दास की बातों से उस कमजोरी की हालत में भी साथियों में न जाने कहां की शक्ति आ गई। अस्पताल की बैरक का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। फिर सबों ने अपनी अपनी लोहे की चारपाइयाँ, मेज़ें, अलमारियाँ आदि खींचकर दरवाजे पर भिड़ा दी और सक्रिय विरोध के लिए तैयार हो गए। दास ने अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आंखें खोलकर
चारों ओर देखा और कहा, अब ठीक है। कुछ देर बाद ही जेल के अधिकारी अपने दल बल के साथ दास को ले जाने के लिए आए। मोर्चेबंदी देखकर वे समझ गए कि आसार अच्छे नहीं हैं। शारीरिक दृष्टि से उस समय हम में से किसी की हालत ऐसी नहीं थी कि उसके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता। दास ने बाहर खड़े सुपरिटेंडेंट से कहला दिया कि उन्हें जमानत मंजूर नहीं है। टेलीफोन खटके और नाटक आगे बढ़ने से रुक गया। बैरक की मोर्चेबंदी तब हटी जब अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने ईसा मसीह की शपथ लेकर विश्वास दिलाया कि वो दास को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। लगभग एक सप्ताह बाद एक दिन उन्होंने फिर सबको अपने चारों ओर जमा किया। जिनमें उठने बैठने की शक्ति नहीं रह गई थी, उनकी चारपाइयाँ अपने पास करवा लीं। उनके छोटे भाई किरण दास को उनकी देखभाल के लिए उनके पास रहने की अनुमति मिल गई थी। वे अपने लिए बिस्कुटों का एक पैकेट लाए थे। दास ने अपने हाथ से एक एक बिस्कुट सबको दिया। बोले, हम लोग अनशन नहीं तोड़ रहे हैं, ये तो हमारा अंतिम सहभोज है, मेरे प्यार का एक प्रतीक मात्र। सब ने बिस्कुट खा लिया। फिर उन्होंने किरणदास से काजी नजरुल इस्लाम का गीत सुना, बोलो वीर चिरुन्नत ममशीर। उस रात काफ़ी देर तक सबको समेटकर वे बातें करते रहे। जो साथी वहाँ नहीं थे और कोठरियों में बंद थे, उन सब की हालातों के बारे में पूछा। वंदे मातरम सुना। वो बुझते दिए की आखिरी चमक थी। उसके बाद उनकी हालत तेज़ी के साथ गिरने लगी। उनका बोलना बंद हो गया। हाथों पैरों में सूजन आ गई। आंखें भी प्रायः बंद बंद रहने लगीं। लेकिन उस हालत में भी वे हर बात का उत्तर सिर हिलाकर हाँ या ना में दे देते थे। उनकी दिमागी चौकसी में अंतिम समय तक किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आई। महाप्रयाण की तैयारी में पहले उनके पैर का अंगूठा संज्ञाहीन हुआ, फिर धीरे धीरे उनके पैर और तब हाथ निश्चेष्ट हुए और फिर आंखों ने साथ छोड़ा। इस सब के बाद भी अंत तक उनकी संकल्प शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। हालत बिगड़ती देखकर सरकार ने एक बार फिर से जेल सुपरिटेंडेंट मेज ब्रिक्स द्वारा कहलाया कि सरकार उन्हें बिना शर्त रिहा करने और उन पर से षड्यंत्र केस की कार्रवाई उठा लेने को तैयार है। उत्तर में यतीन्द्रनाथ दास ने पूछा कि क्या सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं, और जब उन्हें पता चला कि सरकार अनशनकारियों की मांगों पर विचार किए बगैर ही उन्हें रिहा करने की बात कर रही है, तो उन्होंने सरकार के सुझाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। अनशन के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी हालत खराब देखकर डॉक्टरों ने उन्हें इंजेक्शन लगाना चाहा। उनका अनुमान था कि अचेतन अवस्था में दास को शायद पता ही न चल पाएगा कि उनके इंजेक्शन लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उनका हाथ पकड़कर उसमें स्प्रिट मली गई, वैसे ही उन्होंने रुंधे गले से डरावनी आवाज़ में कहा, नो, और उसके साथ ही डॉक्टरों का दल सहमकर पीछे हट गया। उस घटना के कुछ ही देर बाद उन्होंने सदा के लिए आंखें बंद कर लीं। उस दिन प्रातःकाल से ही अधिकारियों ने उन साथियों को भी जो कोठरियों में बंद थे लाकर अस्पताल में कर दिया था। सबों ने खामोशी के साथ उनके चारों ओर खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टरों ने कतार में खड़े होकर मस्तक झुकाया और जेल के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने टोपी उतारकर फौजी सलाम से उनका सम्मान किया। दास की हालत खराब है, ये समाचार प्रातःकाल से ही लाहौर में आंधी की तरह फैलता जा रहा था और जेल के फाटक पर शव के अंतिम दर्शनों के लिए सारा शहर उमड़कर जमा हो गया था। लाहौर से कलकत्ते ले जाते समय मार्ग के स्टेशनों पर और फिर कलकत्ते में दास के शव को जो सम्मान मिला, वो देश के इतिहास में आज भी अद्वितीय है। मृत्यु के बाद CR दास, भगत सिंह, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित नेहरू को छोड़कर शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति को जनता का इतना आदर और सम्मान मिला हो। इस संबंध में लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को तार द्वारा कलकत्ते के लिए दास की शव यात्रा की रिपोर्ट देते हुए 17 सितंबर को वायसराय को भी कहना पड़ा था कि कलकत्ते के जुलूस के बारे में कहा जाता है कि वो अभी तक के जुलूसों में सबसे बड़ा था, रिकॉर्ड साइज का, और उसमें 5 लाख व्यक्ति थे। अनशन के प्रश्न को लेकर 12 सितंबर 1929 को लेजिस्लेटिव असेंबली में श्री जिन्ना ने कहा था, यह युद्ध की घोषणा है। आप जानते हैं कि ये लोग प्राणोत्सर्ग के लिए कृत संकल्प हैं। यह कोई हंसी खेल नहीं है।
हर व्यक्ति आमरण अनशन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अनशन करता है उसकी आत्मा होती है और अपने अनशन के उद्देश्य के न्यायपूर्ण होने में उसका पूर्ण विश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति न तो सामान्य मनुष्य होता है और न ऐसा अपराधी ही हो सकता है जो निर्मम हत्या का दोषी हो। जनता इस घृणित सरकारी व्यवस्था का विरोध करती है। यह भी याद रहे कि बाहर हजारों नवयुवक हैं। जतिन दा की शहादत पर केंद्रीय असेंबली में काम रोको प्रस्ताव पेश करते हुए 14 सितंबर 1929 को पंडित मोतीलाल नेहरू ने सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नीरों से भी एक कदम आगे निकल गई है और वो इन युवकों की मृत्यु शैया पर बैठकर वायलिन बजा रही है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और जतिन दा और उनके साथियों के बारे में कहा कि ये सभी युवक उच्च आदर्श के व्यक्ति हैं और इनमें राष्ट्रीय आत्मसम्मान की ऊंची भावना व्याप्त है। बंगाल के श्री अमरनाथ दत्त ने प्रस्ताव के समर्थन में सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए अपने भाषण का अंत रवि ठाकुर की एक भविष्यवाणी से किया। उन्होंने कहा, बोझा तोर भारी होवे, डूबिबे तोरी खाना, तोर ध्वजा धूले लुठाई बे। अर्थात तेरे पापों का बोझ भारी होगा, तेरी नाव डूबेगी और तेरी पताका धूल में लौटेगी। कवि की भविष्यवाणी में बल था। अंग्रेजी शासकों के कुकृत्य बढ़ते गए, पापों की गठरी भारी होती गई, भारी होती गई और जब समय आया तो एक देशभक्त की शहादत के 18 साल बाद उसकी चिता की चिंगारी ने दावानल का रूप लिया। धुआं तूफान बन गया और समुद्र की मलका की वो नाव जिस पर उसे नाज था, पापों से बोझल वो तथाकथित अभेद्य तरी थर्राई, डगमगाई और तूफान में फंसकर डूब गई। भारत आजाद हो गया। ठीक ही तो गाया करती थी यतीन दास की टोली, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है।